नमस्कार साथियों। इसके पिछले वीडियो में आपने महाप्राण, अल्पप्राण, घोष अघोष वर्ण के बारे में जान लिए थे। अब व्याकरण के वर्ण के अंतर्गत ही ये चार चीज पढ़ाई होता है। क्या? मात्रा, अनुत्तान, बलाघात और संगम। बहुत छोटे छोटे से अंतर इन सब में होते हैं, ठीक ना। किताबों में जब पढ़ा जाता है तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाते रहता है। तो चलिए आज फिर शुरुआत करते हैं पढ़ाई को। कहाँ से? मात्रा से, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखिए मात्रा क्या चीज है। मात्रा मात्रा को बताने के लिए कोई नया नहीं है। आप लोग ही बताइएगा कि जो मात्रा नहीं, स्वर वर्ण कितने प्रकार ने स्वर वर्ण के कितने संख्या है। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण हिंदी ग्रामर के हिसाब से कितने हैं? 11 है, ठीक ना। उसी 11 को लिखने के लिए ना जो प्रतीक बनाए गए हैं, क्या बनाया गया? उसका जो संकेत बनाया गया है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो ये साधारण सी बात है। क्या? जो स्वरों का जो संकेत होता है ना, क्या? स्वर या स्वर वर्णों का, इसको कहते हैं स्वरों का संकेत या स्वर वर्णों का संकेत। क्या कहिएगा? स्वरों का संकेत। बस स्वर वर्ण का जो संकेत होता है ना, मतलब लिखेंगे कैसे और व्यंजन वर्ण के साथ वह किस तरह से लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो स्वर वर्ण के जो चिन्ह है या स्वर वर्ण के जो संकेत है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जरा बताइएगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, लेकिन मात्रा ना केवल 10 ही है। मात्रा कितना है? केवल 10 ही है। मात्रा कितना है? केवल 10 ही। स्वर वर्ण है तो 11, लेकिन मात्रा कितने हैं? केवल 10 ही है। कारण कि एक अक्षर है अ जिसका कोई संकेत या चिन्ह नहीं होता, ठीक ना। उसका स्वरों के साथ जब लिखेगा ना, उसे बाहर से कहीं दिखाया न जाता है। तो मात्रा किसको कहिएगा? स्वर वर्ण के संकेत को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, जिसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? व्यंजन वर्ण के साथ। देखिए कौन कौन सा है। तो स्वर वर्ण पहले लिखते हैं। ये रहा आपका अ का कोई भी संकेत नहीं होता है, ठीक ना। अ का क्या है? कोई संकेत नहीं है। यह व्यंजन वर्ण के साथ ही रहता है, यह अलग से नहीं आता है, ठीक ना। फिर उसके बाद होता है क्या चीज? आ। इसका संकेत जो है ना, इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया? एक पाई बढ़ गया, ठीक ना। एक मात्रा बढ़ गया है, तो इसका जो चिन्ह होता है या संकेत कहिएगा, ऐसे होते हैं टी के तरफ, आकार जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है हर्षी। तो हर्षी जो है ना, जब व्यंजन वर्ण पे पीछे कहिए या पूर्व कहिए ऐसे बना देते हैं तो ये क्या हो जाता है? हर्षी का चिन्ह है या संकेत है। उसके बाद ये रहा आपका क्या चीज? दीर्घ ई। दीर्घ ई का चिन्ह क्या है? ऐसे होता है। फिर होता है क्या चीज? हर्ष उ। क्या होता है? हर्ष उ। तो हर्ष उ को अक्षर के नीचे कैसे लिख देते हैं? ऐसे करके। फिर आपका क्या हो गया? दीर्घ उ। दीर्घ उ को इस तरफ से घुमाते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद हो गया आपका क्या? री। री को कैसे लिखते हैं? तो किसी भी अक्षर के नीचे जाके लगा देते हैं तो क्या होता है? री हो जाता है। फिर उसके बाद आया आपको क्या? ए। इसको कैसे लिखते हैं? तो ऊपर में सिंगल पाई देते हैं तो उसको क्या कहिएगा? ए कहेंगे। आई। इसको कैसे लिखते हैं? ऊपर में जाके कितना? डबल पाई दे दीजिए। फिर ओ। तो ये क्या बनता है? आकार के मात्रा पर ऊपर में एक पाई। तो ये हो गया आपका क्या चीज? ओ। और क्या हो गया? औ। तो आकार के मात्रा पर कितने पाई? 2 पाई दे देते हैं तो यही क्या हो गया? औ हो गया। क्या हो गया? औ। तो स्वर वर्ण है कितने? 11। इस
पूरे टोटल यहाँ तक कितने हैं 11 है। जबकि मात्रा कितना है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है क्योंकि यह व्यंजन वर्ण के साथ ही आता है। फिर आ का होता है, आकार इस प्रकार से चिन्ह लिखते हैं, हर्षी को इस तरफ से लिखा जाता है, दीर्घी को इस तरफ से लिखा जाता है, हर्षु को ऐसे लिख देते हैं, दीर्घ को। और ये बताने वाली बात थोड़ी है, बचपन से सीखते आए हैं, ठीक ना। बस इतना जानना था कि जो मात्रा आखिर है क्या, किसे कहते हैं, तो स्वरों के संकेत को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो व्यंजन वर्ण के साथ। किसके साथ, व्यंजन वर्ण के साथ। जैसे बोलेंगे तो अ का कोई संकेत इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह जो है व्यंजन वर्ण के हमेशा क्या रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। क्या रहते हैं, व्यंजन वर्ण के हमेशा साथ रहते हैं। क का सीखे हैं ना, तो उसके साथ जो लगा हुआ है वही क्या है, मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। जैसे क, तो क के अंतर्गत ही क्या है, ओ है, इसमें ही क्या है, ओ है। लेकिन हम लिखेंगे क आकार, तो ऐसे को आकार, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, आ। तो यही बताता है ये जो आकार लगा इसको ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। फिर क्या होता है, को हर्षिका लिख देते हैं, ये क्या हो गया, मात्रा हो गया। इसमें ये जो है ये क्या हो गया, मात्रा हो गया। फिर को दीर्घिकार लिखते हैं, इसमें ये जो है ये क्या हो गया, मात्रा हो गया। फिर को हर्षुकार, इसमें ये नीचे वाला जो क्या है, मात्रा है। फिर क दीर्घुकार, ये जो है क्या है, मात्रा है। फिर ये क का में आता तो नहीं है लेकिन लिखते हैं ऐसे, क्री, क्री में ये जो है क्या है, मात्रा है। फिर उसके बाद ऐसे ही करके लिखेंगे के, तो इसमें ये ऊपर वाला क्या है, मात्रा है। फिर लिखेंगे ये, तो ये कई हुआ, ये ऊपर वाला दोनों पाए क्या है, मात्रा है। फिर ये आपका हो गया को, ये भी क्या है, मात्रा है, इसके साथ ये पूरा मात्रा है। फिर ये हो गया आपका क्या चीज, कौ, ये भी क्या है, मात्रा है। फिर उसके बाद दो जो लिखेंगे, इसके ऊपर अनुस्वार और इसके आगे में क्या चीज, ये दो बिंदु, इन दोनों को मात्रा के अंतर्गत नहीं रखा गया। और पीछे ही बताती हैं कि अंग और अ है, ये क्या चीज है, अंग है, और ये क्या है, अ है। ये कभी भी व्यंजन वर्ण के साथ नहीं जुड़ते हैं, ये अलग ही रह जाता है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोग वाहक कहते हैं। तो मात्रा क्या हुआ, तो स्वरों के संकेत जिसका उपयोग व्यंजन वर्ण के साथ किया जाता है, व्यंजन वर्ण के उच्चारणों में किया जाता है। व्यंजन वर्ण का परिभाषा पढ़े होइएगा ना, कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से होता है मतलब क्या हुआ, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ क्या लगा रहता है, स्वर वर्ण लगा रहता है, इसलिए उसका परिभाषा वैसे दिया जाता है, ठीक ना। तो क बताइएगा, स्वरों के संकेत को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, जिसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ उच्चारण के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो स्वरों के संकेत, लेकिन स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या तो 11 है, लेकिन मात्रा कितने हैं, केवल 10 मात्रा है। कितने मात्रा है, 10 मात्रा। कारण कि अ का कोई संकेत होता ही नहीं है, वह प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ ही रहते हैं। तो ये रहा क्या चीज, मात्रा। अब आगे है आपका क्या चीज, वो रहा आपका, देखिए क्या है, अनुतान। अनुतान क्या है, वो अभी देखिए क्या चीज है अनुतान आपका। अनुतान, गीत या संगीत कहिए या सॉन्ग कहिए, सुने तो हर कोई होइएगा। तो गीत में कंडीशन आता है, या गांव घर के ट्रोली पर का आप गीत जरूर सुने होइएगा। होता क्या है, कभी एकदम धीरे धीरे गाना गाएगा, एकदम धीरे धीरे से, कोई लेना देना नहीं। खास करके जितने भी हिंदी गाने होते हैं उसको गाएगा तो एकदम धीरे धीरे गाएगा। जैसे ही देखिएगा मैथिली या भोजपुरी में घुसता है ना, तो गाना का रेस या स्पीड क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। तो होता यह है, जरा सुनिएगा, जो हमारी जिंदगी में ना इंसान जब खुश होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं, अपनी आवाज को आसानी से रख देते हैं, ठीक
ना। लेकिन कोई दुखी है या किसी तरह से परेशान है तो अपने बातों को लगेगा क्या जो हरा था का रूप में बोल रहा है, एकदम से खूब परेशानियों भरा बोला तो धीरे धीरे बोलेगा, और कोई खुशी में है तो एकदम बड़ी जोर जोर से बोलते रहेगा, ठीक ना। तो अनुतान क्या होता है, किसी भी वाक्य का जो उच्चारण किया जाता है ना, तो उस वाक्य के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में इंसान की अपनी अपनी भावनाएं होती है, सुख दुख ये सब होता है, ठीक ना। तो किसी भी वाक्य के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में, ठीक ना, शब्दों के उच्चारण में भावनाओं के अनुसार उसको बोलने में जो उतार चढ़ाव आता है, क्या चीज आता है, उतार चढ़ाव कहिए या तेजी या धीमा जो हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। क्योंकि जरा सुनिएगा, किसी भी बात को बोलने में भावनाओं के अनुसार जो शब्दों में उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब क्या बोले तो सुर, सुर मतलब आवाज, आवाज में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। क्योंकि ये देखिएगा, सुर बोले तो सुर में थोड़ा कभी तेज कर देगा, कभी धीमा करेगा, खास करके संगीत में इसका बहुत अच्छा से प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कभी तेज है कभी धीमा है, तो इससे सुनने में भी अच्छा लगता है और लगता है कि व्यक्ति की अपनी भावनाएं जो है वो भी अच्छी तरीके से आप वो क्या कर लेता है, व्यक्त कर लेता है। तो गाना में और फिल्मों के जो डायलॉग होते हैं, कभी रोने वाला सीन है, कभी हंसने वाला सीन है, कभी कोई और सीन है, इस जगह पे खास करके किसका प्रयोग किया जाता है, अनुतान का। तो चूंकि सुर में, आवाज में स्पीड या कम किया जाता है, लो किया जाता है, इसको कहते हैं क्या चीज, सुर में एक लहर, लहर समझते हैं, नदी की धारा देखे हैं कभी, नदी की धारा में पानी ऐसे ऐसे चलते रहता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो इसी को क्या कहते हैं, लहर। क्या कह देते हैं, लहर कहते हैं। तो सुर में जो लहर, लहर मतलब क्या, जो ऊंचा नीचा आवाज होता है उसी को क्या कहते हैं, अनुतान। अनुतान में सुर ऊंचा और नीचा होता है, इसलिए इसे सुर लहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुर लहरी। क्या कहिएगा, सुर लहर या सुर लहरी कहेंगे। क्या कहेगा, सुर लहर या सुर लहरी के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है। तो अनुतान, तो ये जो है बोलने का बस एक तरीका है, कभी जोर से बोलिए कभी धीरे से बोलिए, ठीक ना। एक शब्द है अच्छा, उसको व्यक्ति बड़ी अजीबो गरीब से बोलता है, जैसे सामान्य है तो बोल देगा अच्छा। क्वेश्चन जैसे कोई बोलेगा कि जे अच्छा, मतलब कोई प्रश्न बन रहा है, कोई सोच रहा है तो कहेगा अच्छा, उस भी नहीं है तो बोलेगा क्या, अच्छा अच्छा। ये जो है यही क्या चीज है, अनुतान है। इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, पीके फिल्म का वो वीडियो है, ठीक ना, उसमें इस चीज को बड़ी आसानी से दिखाया गया है। आपको लागत में हमारी स्टोरी नॉनसेंस है, और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लेनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अरे हमरे गोली पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से कुछ जाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ है और मतलब कुछ और निकलता है, एक एक शब्द के चार चार मतलब। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा, अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कि जो बस एक ही शब्द को यदि अलग अलग तरीकों से बोला जाए तो उसके भाव में या अर्थ में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं,
अनुतान कहते हैं या सुर लहर कहते हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ, किसी भी वाक्य में शब्दों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव भावनाओं के अनुसार आता है, या सुर में जो लहर उत्पन्न होता है, चढ़ाव या उतार होता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। तो ये क्या रहा, अनुतान है। अब आगे समझते हैं क्या चीज, बलाघात। क्या है आपका बलाघात। ये बलाघात क्या है, इसको कभी कभी स्वराघात के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ये क्या है आपके, देखिए क्या है, तो इसके नाम में है बल और आघात। क्या जुड़ा है, बल प्लस आघात। ये क्या होता है, तो किसी वर्ण के उच्चारण में, ठीक ना, किसी वर्ण के उच्चारण या किसी शब्द के उच्चारण में किसी खास वर्ण पर, किसी खास शब्द पर या किसी खास वाक्य पर न विशेष जोर देकर या विशेष बल देकर जब हम बोलते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, क्या कहिएगा, उसी को क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। मतलब कि किसी भी वर्ण या शब्द या वाक्य के उच्चारण में किसी भी वर्ण पर विशेष जोर देना या विशेष बल, बलाघात का परिभाषा ही क्या होता है, विशेष बल देना या विशेष जोर देना, विशेष बल या जोर देना, ठीक ना, विशेष बल या क्या चीज देना, जोर देना। यही क्या चीज कहलाता है, बलाघात कहलाता है। जैसे में कोई रास्ते से चलते हैं, चलते चलते रास्ता में कोई आदमी ऐसे हो कि देखते रह गए कि साइकिल से गिर गया, आप कैसे बोलेगा, जाबे जाबे, आप कुछ बोलेगा ऐसे करेगा, हे कि गिराओ, वहां क्या बोलेगा, गिरा, एकदम से गिराओ पूरा। तो इसमें कहा कैसे बोले, तो इसमें बोले एक शब्द, क्या चीज, गिरा। आप इसको ऐसे आप नहीं बोले हैं, सिंपल में ऐसे बोले ना, गिरा। तो जब रास्ता में किसी को अचानक गिरते हुए देख लिए हैं, तो उसमें ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है गिरा। आप जरा गौर करिए तो आप इस दोनों में एक गौ है और रो है, इसमें किसी पर आप विशेष जोर दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, वह गिरा। विशेष जोर किस पे दिया जा रहा है, र पे। तो र पे जो विशेष जोर या विशेष बल देती हैं वही क्या चीज है, बलाघात है। फिर कहते हैं कि ऐसे झोराबाद एकदम से झोरा बोरा लेके बस स्टैंड पे खड़ा है और उधर से बस चल दिया, तो कह देते हैं ना कि बस चला, क्या हुआ, बस चला। इसमें आप किस पे जोर दे रहे हैं, ला पे, बस चला। उसको भी नहीं है तो कोई लड़का चाहे मान लीजिए कोई गड़बड़ कुछ हो, चोरी उरी करके आया है, उसको पकड़ के रखे हैं और वो एकदम से देख रहा है इधर उधर, ले भाग, सीधे भाग गया उधर से, ठीक ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, ले भागा, वो भाग गया पूरा। उसको कैसे बोलते हैं, केवल कहेंगे कि वह भाग गया, ऐसे नहीं बोला जाता है। कहते हैं कि एकदम जोर से वह भागा, क्या बोल देते हैं, वह भागा। इसमें गा पर आप विशेष जोर या बल दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, बलाघात कहा जाता है। ये सब है कुछ भी नहीं, बस एक फिल्म का समझिए डायलॉग है, जिसे ये सब बोलने का एक तरीका है और कुछ भी नया नहीं है। तो किसी भी खास वर्ण पर विशेष बल देना या विशेष जोर देना ही क्या कहलाता है, बलाघात कहलाता है। या उसको ही क्या कहते हैं, बलाघात को ही स्वराघात कहते हैं। बलाघात को ना उच्चारण के हिसाब से इसे 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में। तो बलाघात के कितने भेद हैं, 3 भेद। कितने भेद, 3 भेद हैं बलाघात के भेद। बलाघात के क्या चीज, भेद। तो उच्चारण के हिसाब से इसको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला क्या है, यदि किसी वर्ण पे आप दे रहे हैं तो उसको कहेंगे वर्ण बलाघात, क्या कहा जाता है, वर्ण बलाघात। फिर आप किसी खास शब्द पर जोर दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है शब्द बलाघात। क्या चीज है, शब्द बलाघात। या आप किसी खास वाक्य पे जोर देते हैं तो उसको कहा जाता है वाक्य बलाघात। ये कोई नया चीज है ही नहीं, ठीक ना। वाक्य क्या चीज, बलाघात है। क्या है, वाक्य बलाघात। क्या, वाक्य बलाघात। अब
ये रहा। तो किसी भी विशेष वर्ण पर विशेष जोर देना, खास वर्ण पर विशेष जोर देना या बल देना, वही क्या चीज है, बलाघात है। इसके बाद आता है संगम। अब जरा देखिए संगम क्या चीज होता है। संगम, इसी को न संहिता भी कह देते हैं। ठीक, क्या कहिएगा, संहिता। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग गीत तो गाए ही होंगे, और लगभग लगभग में हर कोई कमो बेश तो गीत गाता ही है। गीत गाते हैं ना, तो एक चीज गौर करिएगा, गीत गाने के क्रम में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि अब सांस टूटेगा, लगेगा कि जो छाती एकदम से ऊपर भागल जा रहा है, ठीक ना, ऐसे लगेगा, यहाँ का देखिएगा नस एकदम से बाहर निकल जा रहा है। ये जो होता है ना कंडीशन, इसी को क्या कहते हैं, संगम या संहिता। क्या कहा जाता है, संगम या संहिता कहा जाता है। मतलब बोलने के क्रम में थोड़ा देर रुकना है, लेकिन आवाज टूटना नहीं चाहिए। आवाज क्या नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। एकदम बोल रहे हैं, आवाज टूटना, जैसे ही आवाज टूटा मतलब गीत खराब होगा पूरा का पूरा, ठीक ना। तो किसी भी वाक्य के उच्चारण में बीच में आके क्या है, दो टर्म कहिए या जो भी कहिए, दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में थोड़ी देर के लिए मौन विराम। क्या चीज, मौन विराम। वो भी कितने समय के लिए, सेकेंडों नहीं, बस रुकना है, लेकिन सांस नहीं टूटना चाहिए। अल्पकाल के लिए, किसके लिए, अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए, किसके लिए, अल्पकाल के लिए। तो वाक्यों के उच्चारण में, दो वाक्यों के उच्चारण में बीच में जो मौन विराम होता है, क्या होता है, मौन विराम, उसको ही क्या कहते हैं, संगम या संहिता। क्या कहते हैं, संगम या संहिता कहते हैं, ठीक ना। यह एक गायक के लिए सबसे कठिन घड़ी होता है। उस वक्त लगता है कि जब अब सांस टूटेगा, अब सांस टूटेगा, लेकिन उसको जोड़ के रखना रहता है, ठीक ना। गौर करके देखिएगा, इस क्रम में ना एकदम से लगेगा कि अब सांस टूटेगा, लेकिन उसको भी जोड़ के रखना रहता है। यह एक गायक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। और संगम का उपयोग साधारण तौर पे किसमें किया जाता है, संगीत में किया जाता है, ठीक ना। तो संगम क्या है, किसी भी वाक्य के उच्चारण में थोड़ी देर के लिए जो रुका जाता है, मौन विराम, लेकिन आवाज नहीं टूटना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक ना। नहीं तो आवाज टूटेगा, आपका गाना खराब होगा पूरा का पूरा। तो वही हो जाता है, बीच में जो मौन विराम होते हैं उसको ही क्या कहते हैं, संगम या संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये सब थी छोटी छोटी बातें। यहाँ आकर के क्या होता है, हिंदी ग्रामर में वर्ण जो पढ़ाई होता है वो क्या होता है, यहाँ समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो धन्यवाद। फिर अब इससे आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।